गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश कुमार फ्रॉम कैंपेन। तो अभी तक हम लोग बात कर लिए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके वजह से होता है, कौन कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अलोंग जीआई शो करता है। सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि सी डबल बॉन्ड सी के अलोंग, फिर रिंग के अलोंग हम लोग देख सकते हैं, और अगर रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके अलोंग जीआई कैसे शो करता है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तीन चीज हम लोग डिस्कस किए थे। फिर हमने कुछ क्वेश्चन फिर डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये जो कंपाउंड है इसमें पूछा गया था एक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर शो कर रहा है तो इसके कितने स्टीरियोजेनिक एरिया है, आपसे पूछा गया था। तो चलो देखते हैं इस कंपाउंड में। ये कंपाउंड में जैसे मान लें एक डबल बॉन्ड के अलोंग अगर हमें देखें कि क्या इस कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक एरिया हमें पता करना है कितना होगा। तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग अगर जीआई अगर देखें तो इसमें टर्मिनल एटम है कार्बन कार्बन, क्या इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इधर एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है, तो दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप। अब इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, कितना ग्रुप है, तो यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक एरिया जिसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिंग के अलोंग हमें देखना है कि क्या रिंग के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं। तो इस रिंग के अलोंग देखने का तरीका हमने आपको बताया था, कम से कम 2 sp3 कार्बन होना चाहिए और दोनों sp3 कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन sp3 है। अब इस sp3 कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन एक और ऐसे sp3 और कार्बन होने चाहिए जिससे अलोंग जीआई शो कर सकता है। अब यहाँ पे चूंकि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन हाइब्रिडाइजेशन है sp2 कार्बन। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, नॉट sp3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें रिंग के अलोंग देखने के लिए 2 sp3 कार्बन का होना जरूरी है और उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट है, लेकिन एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसके वजह से रिंग जो होगा वो जीआई शो नहीं करेगा। अब रिंग के अंदर जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके अलोंग भी देखें, तो रिंग के अंदर जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके वजह से कब शो करता है, जिसका भी कंडीशन क्या है कि रिंग या तो 8 मेंबर होना चाहिए या 8 से हायर होना चाहिए। तो चूंकि ये रिंग 6 मेंबर का है तो रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके वजह से जीआई शो नहीं करेगा। फिर आगे चले तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, क्या इस डबल बॉन्ड के अलोंग भी जीआई शो कर सकता है। तो टर्मिनल एटम में यहाँ कार्बन कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये जो टर्मिनल एटम है इसके भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया होगा। तो ये पूरा कंपाउंड, दिस कंपाउंड विल शो जीआई एंड स्टीरियोजेनिक एरिया इज 2। इसके 2 स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था जो डिस्कस हो गया। अब लास्ट क्लास जैसे हम लोग जो सिस्टम के अलोंग जीआई देखने का तरीका हम लोग देखे थे, सी डबल बॉन्ड सी किसी भी रिंग के अलोंग कैसे देखते हैं, या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके वजह से कैसे देखा जाता है। और भी ऐसे कैटेगराइज किया गया है जीआई देखने के लिए, और भी बहुत सारे सिस्टम है जिसके अलोंग हम लोग जीआई कंसीडर करते हैं। और जीआई कंसीडर करने का क्या मतलब है, ऐसा सिस्टम में जीआई देखा जाएगा जिसके जो सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है बॉन्ड के अलोंग। तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड आएगा, वो सारे के सारे सिस्टम होंगे। रिंग होगा, रिंग के अलोंग में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है तो भी होगा। तो रिंग क्या है, 3 मेंबर हो 4 मेंबर, जितने मेंबर का रिंग हो उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो उसके अलोंग में जीआई शो कर सकता है मे बी। अब उसको कंफर्म करने के लिए क्या होता है कि टर्मिनल एटम से लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब वो जाकर जीआई शो करता है। तो अभी तक इतने सिस्टम पे हम लोग एक डबल बॉन्ड, एक रिंग और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट, 3 सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ जो अपना जो सिस्टम है वो है क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स क्या होता है कि द कंपाउंड हैविंग 2 और मोर एडजेसेंट पाई बॉन्ड, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर 2 पाई बॉन्ड या 2 से ज्यादा पाई बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे लगातार लगे हुए हैं, जैसे और भी पाई बॉन्ड लगाया जा सकता है,
मतलब एडजेसेंट होने चाहिए, पाई बॉन्ड लगातार होने चाहिए। तो इस तरह के एक सिस्टम को बोला जाता है क्यूमुलिन। वही बोला गया है कि द कंपाउंड हैविंग 2 और मोर एडजेसेंट पाई बॉन्ड लगातार होना चाहिए, 2, कम से कम 2 या फिर 2 से ज्यादा। तो अब क्यूमुलिन के 2 टाइप होते हैं, इवन क्यूमुलिन और एक होता है ऑड क्यूमुलिन। इवन क्यूमुलिन किसको बोलते हैं? जिसमें पाई बॉन्ड जो एडजेसेंट जो पाई बॉन्ड है, जो लगातार जो पाई बॉन्ड है वो इवन नंबर में होना चाहिए। तो वैसे सिस्टम वैसे क्यूमुलिन को बोलते हैं इवन क्यूमुलिन। दूसरा, अगर पाई बॉन्ड अगर ऑड नंबर में है तो उसका नाम हो जाता है ऑड क्यूमुलिन। अब उसके बाद ऑड क्यूमुलिन, इवन क्यूमुलिन तो है ही, तो एक क्यूमुलिन का एक ऐसा सिस्टम होगा कि जिसमें सबसे कम पाई बॉन्ड, तो कम पाई बॉन्ड तो मिनिमम तो 2 होंगे, तभी वो क्यूमुलिन सिस्टम कहा जाता है। तो स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन जो होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। कम से कम 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो इवन क्यूमुलिन का एग्जांपल है, लेकिन सबसे छोटा क्यूमुलिन ये रहा, सबसे छोटा क्यूमुलिन। और इस क्यूमुलिन का जो नाम हो जाता है, इस सिस्टम का नाम होता है एलिन सिस्टम, इसको बोलते हैं एलिन कंपाउंड। अब चूंकि अभी क्यूमुलिन में, एलिन में, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है एलिन GI शो कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन दैट इज एलिन। इसमें सबसे पहले बॉन्डिंग का सिचुएशन इसमें देखें तो हमें पता है कि 2p ऑर्बिटल विल नॉट बी पैरेलल एंड 2p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कभी पैरेलल नहीं होते हैं और दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि पाई बॉन्ड 2 है, एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे इस एलिन सिस्टम के लिए अगर हमें GI देखना है तो GI के लिए अब कंडीशन पे जाना होगा कि GI का कंडीशन क्या था। तो GI का कंडीशन क्या था कि टर्मिनल एटम पे लगे हुए दोनों ग्रुप वो डिफरेंट होना चाहिए एंड टर्मिनल एटम शुड बी इन प्लेन, मतलब टर्मिनल एटम भी एक प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अब एक टर्मिनल एटम जो है, सबसे पहले तो एक कंडीशन है कि ये जो 2 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, यहाँ पे अगर हम 2 हाइड्रोजन को इस तरह से दिखा दें, तो GI के लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि टर्मिनल एटम शुड बी इन प्लेन एंड 2 ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड विद टर्मिनल एटम शुड बी डिफरेंट। तो पहले तो एक प्लेनर सिस्टम है या नहीं है, पहले उसको चेक करना होगा। तो एलिन जो सिस्टम है जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, दैट इज इवन क्यूमुलिन। और नंबर में भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटे क्यूमुलिन सिस्टम को बोलते हैं एलिन। अब चूंकि एलिन सिस्टम प्लेनर है या नॉन प्लेनर, अब इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए होता क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। अब चूंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, एक दूसरा पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड का नेचर हमें पता करना है। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि भाई 2p ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक पाई बॉन्ड हम लोग मान लेते हैं कि x डायरेक्शन में बना, ठीक है, पाई बॉन्ड ये x डायरेक्शन में बना होगा, तो दूसरा जो पाई बॉन्ड होगा, मान लो एक 2px में पाई बॉन्ड बना है, तो दूसरा जो पाई बॉन्ड बनेगा इस p ऑर्बिटल के जस्ट परपेंडिकुलर बनेगा। दूसरा पाई बॉन्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में बन रहा है, ये जो बन रहा है ओवरलैपिंग 2pz। एक तो बना x डायरेक्शन में, एक बन रहा है y डायरेक्शन में, दोनों पाई बॉन्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये जो पाई बॉन्ड का जो एटम है, तो इस एटम पे जो ये हाइड्रोजन है वो भी x डायरेक्शन में होंगे। हमने x z हमने सब कुछ किया है कि x डायरेक्शन में पाई बॉन्ड बन रहा है, y डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये जो बना है pz डायरेक्शन में, तो बताएं इस टर्मिनल एटम पे लगा हुआ दोनों ग्रुप और इस टर्मिनल एटम पे लगा हुआ दोनों ग्रुप, अगर पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये जो 2 ग्रुप हैं और ये 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि इस टर्मिनल एटम पे लगे हुए ग्रुप और इस टर्मिनल एटम पे लगा हुआ ग्रुप
दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक प्लेन में नहीं। वो कैसे पता चल रहा है? पाई बोन को देखते हुए। पाई बोन अगर मान लेते हैं एक डायरेक्शन में तो ये क्या होगा, वाई या जेड डायरेक्शन में होगा, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम मान लें कि 3 पाई बोन अगर बना लें, एक सिस्टम हम ऐसा ले रहे हैं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ग्रुप लगा दी A B C D, 1 2 एक और पाई बोन, ये 3 पाई बोन है हमारे पास। अब ई कौन सा क्यूमुलिन हो जाएगा? दिस इज द ऑड क्यूमुलिन। इसमें पाई बोन कितना नंबर में है? ऑड नंबर में पाई बोन है, तो नाम हो गया ऑड क्यूमुलिन। अगर इसमें उसी तरह से इसमें भी अगर देखें, हमें देखना है कि इस टर्मिनल एटम, दिस इज द टर्मिनल एटम पे लगे हुए जो ग्रुप है वो तो डिफरेंट है ही, लेकिन ये जो सिस्टम जो है वो प्लेनर है या नहीं है। तो प्लेनर नॉन प्लेनर हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जीआई के लिए कंडीशन था कि टर्मिनल एटम शुड बी इन सेम प्लेन। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पाई बोन, सपोज दैट इस डायरेक्शन में पाई बोन बन रहा है, तो जस्ट इसका ये जो पाई बोन जो दूसरा होगा वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर बनेगा। फिर तीसरा जो पाई बोन बनेगा इसके फिर परपेंडिकुलर होगा। बात क्लियर है? तो बताओ, इस पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं और इस पे जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर तो अब क्या हो गया कि ए पाई बोन और ए पाई बोन एक दूसरे के प्लेनर हो गए, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ए भी 2 ग्रुप और ए भी 2 ग्रुप, दोनों आपस में क्या है? एक प्लेन में, दोनों आपस में एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन इवन क्यूमुलिन में हम लोग क्या देखे हैं कि इवन क्यूमुलिन पे टर्मिनल एटम पे लगा हुआ ग्रुप दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और ऑड नंबर ऑफ पाई बोन में टर्मिनल एटम पे लगा हुआ दो ग्रुप यहाँ, 2 ग्रुप यहाँ, एक दूसरे के क्या होते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो जीआई के लिए कौन सा क्यूमुलिन सुटेबल होगा? तो जीआई के लिए कंडीशन क्या था कि मॉलिक्यूल शुड बी इन प्लेनर। तो मॉलिक्यूल कौन सा प्लेनर है? टर्मिनल एटम इस एक ही प्लेन में कौन से क्यूमुलिन में लाई कर रहा है? इवन क्यूमुलिन की ऑड क्यूमुलिन में? तो इवन क्यूमुलिन में तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन ऑड क्यूमुलिन में टर्मिनल एटम एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो जीआई के लिए कौन सा सुटेबल कंडीशन हो गया? ऑड क्यूमुलिन। अब चूंकि इवन क्यूमुलिन जो है वो जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो जीआई के लिए कंडीशन है टर्मिनल एटम शुड बी इन प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल एटम प्लेनर हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इवन नंबर ऑफ पाई बोन के जो क्यूमुलिन होंगे वो जीआई शो नहीं करेगा। ऑड वाले शो कर सकते हैं, उसके लिए भी शर्त होगा कि इच टर्मिनल एटम कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे भी डिफरेंट होना चाहिए और यहाँ पे भी, तब हो जाकर ऑड क्यूमुलिन वाला जीआई शो कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ लिखने की इवन क्यूमुलिन डू नॉट शो जीआई। अभी हमने बता दिया कि पाई बोन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की वजह से टर्मिनल एटम एक ही प्लेन में लाई नहीं करते। फिर तो कौन जीआई शो कर सकता है? तो ऑड क्यूमुलिन कैन शो जीआई इफ ईच टर्मिनल कार्बन कंटेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। हर टर्मिनल एटम जो कार्बन है पे लगे हुए ग्रुप जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। एक बात और यहाँ समझ लें कि क्यूमुलिन्स का ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा एक कार्बन कार्बन ही बॉन्ड हो। क्यूमुलिन्स का मतलब है कोई सा भी एटम रख ले आप, लेकिन पाई बोन लगातार होना चाहिए, एडजेसेंट पे लगातार पाई बोन बनना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। तो एटम कुछ भी हो सकता है कार्बन के अलावा, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो भी एक क्यूमुलिन सिस्टम ही बोला जाएगा। अब चूंकि जिस क्यूमुलिन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जीआई शो कर रहा है, तो वो जो पूरा सिस्टम जो होता है उसका एक स्टीरियोजेनिक एरिया हम लोग बोलेंगे। तो होल सिस्टम इज स्टीरियोजेनिक एरिया। पूरा का पूरा एक सिस्टम स्टीरियोजेनिक एरिया माना जाता है। जैसे एग्जांपल में अभी हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे सिस्टम को देखना होगा कि कौन सा सिस्टम है। तो यहाँ पे देखे पाई बोन क्या है? लगातार एडजेसेंट पोजीशन में पाई बोन लगे हुए। तो एक सिस्टम हमें यहाँ क्यूमुलिन सिस्टम दिख रहा है। अब एक क्यूमुलिन कैसा है? इवन है कि ऑड है? तो चूंकि हमें पता है कि इवन क्यूमुलिन डू नॉट शो जीआई, तो ये ऑड क्यूमुलिन है, ऑड वाला शो कर सकता है। अच्छा, अब ऑड वाला शो कर सकता है तो इसमें टर्मिनल एटम, तो ए रहा टर्मिनल एटम।
टर्मिनल एटम हमने ऑलरेडी बात कर चुके, जो लास्ट एटम वो पाई बॉन्ड। अब इस टर्मिनल एटम पे लगा हुआ दो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन है और एक CH3, दोनों। तो यहाँ पे टर्मिनल एटम पे जो एटम है कार्बन, इस पे यहाँ पे दो ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन और एक CH3 है। इस टर्मिनल एटम पे भी लगा हुआ है एक हाइड्रोजन और एक CH3, मतलब इस टर्मिनल एटम पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस टर्मिनल एटम पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। और ये ऑड क्यूमुलिन है, ऑड क्यूमुलिन कैन शो GI शो कर सकता है, ये प्लेनर है। अब प्लेनर है, साथ साथ क्या है, इस टर्मिनल एटम कंटेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स। देन हम लोग बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है इट विल शो GI, ये GI शो करेगा। अब इसमें स्टीरियोजेनिक एरिया कौन सा होगा, तो जो पूरा क्यूमुलिन सिस्टम है उसको हम लोग एक स्टीरियोजेनिक एरिया बोलेंगे। ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड 3 है तो 3 स्टीरियोजेनिक एरिया हो गया, होल सिस्टम इज स्टीरियोजेनिक एरिया। तो पूरा का पूरा सिस्टम को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टीरियोजेनिक एरिया बोलेंगे, दिस इज स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे इस कंपाउंड में हमें चेक करना है कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है नहीं। क्वेश्चन भी आते हैं, विल द कंपाउंड विल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो GI। तो जैसे इस सिस्टम में हमें GI ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखना है, तो यहाँ पे भी एक क्यूमुलिन सिस्टम है जो कि ऑड नंबर में है। ऑड नंबर क्यूमुलिन कैन शो GI इफ ईच टर्मिनल एटम कंटेंट टू डिफरेंट। अब इस टर्मिनल एटम पे चूंकि दो हाइड्रोजन है, दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो हम लोग साफ साफ बोल दिए GI शो नहीं करेगा, इसमें कोई स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं। एक कंपाउंड को देखें, एक कंपाउंड में यहाँ पे भी पाई बॉन्ड लगातार है, तो एक दिस इज द क्यूमुलिन सिस्टम और क्यूमुलिन है। अब इसमें हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि क्यूमुलिन का ये मतलब नहीं है कि सबसे सब कार्बन बॉन्डेड ही है, एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं, बस ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड लगातार है, पाई बॉन्ड लगातार है लेकिन एटम डिफरेंट है, दिस इज आल्सो क्यूमुलिन सिस्टम। अभी ऑड नंबर पाई बॉन्ड है तो ऑड नंबर वाले क्यूमुलिन शो कर सकते हैं। अब इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी यहाँ पे, अब ये लोन पेयर, अब इस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि लोन पेयर इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ग्रुप, लोन पेयर को भी एक ग्रुप के जैसा ट्रीट करना है। तो यहाँ पे टर्मिनल एटम एक कार्बन, इस कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं हाइड्रोजन से। अब ये टर्मिनल एटम यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, अब इस नाइट्रोजन के पास दो डिफरेंट ग्रुप, लोन पेयर को भी एक अलग ग्रुप के जैसा ट्रीट करना है। लोन पेयर और एक दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑड क्यूमुलिन हैं शो कर सकते हैं प्लेनर सिस्टम, साथ साथ दोनों टर्मिनल एटम पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है, तो इट कैन शो, इट विल शो GI। अब इसमें स्टीरियोजेनिक एरिया वही हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ, पूरा एक होल सिस्टम है स्टीरियोजेनिक एरिया। उसी तरह इस कंपाउंड में भी देखें, अब ये जो कंपाउंड है यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे है, लेकिन पाई बॉन्ड अब यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं, अब चूंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाता है तो ये एक सिस्टम क्यूमुलिन सिस्टम है और एक का पाई बॉन्ड। अब उसी तरह से पाई बॉन्ड में अब कैसे GI शो करता है उसको वैसा कंडीशन देखेंगे कि इस टर्मिनल एटम पे लगा हुआ दो अलग ग्रुप है, इस टर्मिनल एटम पे भी लगा हुआ दो अलग ग्रुप है, तो ये जो पाई बॉन्ड के अलॉन्ग ये GI शो कर रहा है, एक स्टीरियोजेनिक एरिया वहां हुआ। अब ये चूंकि क्यूमुलिन सिस्टम है तो इस सिस्टम के लोग कैसे देखते हैं, पाई बॉन्ड पहले देखेंगे 1 2 3 मतलब ऑड नंबर में इसको कर सकता है। अब टर्मिनल एटम पे देखेंगे, टर्मिनल एटम पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है डिफरेंट ग्रुप, और टर्मिनल एटम एक यहाँ है, इसके पास भी दो डिफरेंट ग्रुप है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया इसमें कितना होगा, इसमें एक, क्लियर है यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल है जैसे इस कंपाउंड में, तो पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे लगातार, ये भी एक क्यूमुलिन सिस्टम माना जाएगा, एटम कुछ भी हो सकता है, पाई बॉन्ड बस लगातार पोजिशन। तो एक क्यूमुलिन सिस्टम है और क्यूमुलिन सिस्टम कैसा है, इवन क्यूमुलिन, दो पाई बॉन्ड है, तो हमें पता है कि इवन क्यूमुलिन डू नॉट शो GI, तो बस देखते हैं बोलेंगे कि ये GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल एटम प्लेनर नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो GI का जो कंडीशन है कि टर्मिनल एटम शुड बी इन सेम प्लेन, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए GI को नहीं। तो पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है
सब के सब क्या है, ट्यूबलिन सिस्टम के बारे में, कि एक ऐसा भी सिस्टम होता है जिसके अलोंग हम लोग जीआई देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि सी डबल बॉन्ड सिस्टम के अलोंग, फिर एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम के अलोंग, और ओ डबल बॉन्ड ओ सिस्टम जीआई को कैसे हो सकता है, मतलब इसमें पाई बॉन्ड वाले जो केसेस जो बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम, सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम के अलोंग ही जीआई शो करता है। अब सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम में चूंकि पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो उसके अलोंग मतलब जिसके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो सिस्टम के अलोंग जीआई शो कर सकता है, उसे माइनस कर सकता है। तो एक ऐसा सिस्टम भी हो सकता है जो सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम, जितना भी सिस्टम है सब हम डिस्कस कर लें। अब सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम बनता कैसे है, पहले इसको जरा देखें कि सी डबल बॉन्ड एन बनता कैसे। तो कार्बोनिल कंपाउंड एक होता है, कार्बोनिल कंपाउंड इज बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब इस सी डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोनिल जो ग्रुप है, तो इस पे अगर हम इस कार्बन के पास दो वैलेंस खाली, अगर दोनों जगह अल्काइल ग्रुप अगर लगा, अल्काइल ग्रुप या तो दोनों सेम होने चाहिए या फिर दोनों अलग, मतलब दो अल्काइल ग्रुप अगर हम लगाएंगे तो इस कार्बोनिल कंपाउंड को बोलते हैं कीटोन, दिस इज द कीटोन। अगर यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगाएं और एक हाइड्रोजन रख लें तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। तो हम लोग बोलते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड इज बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है जिसके अलोंग सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम बनता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। अब इसका रिएक्शन हमने करा रहे हैं कि NH2Z, दिस इज द अमोनिया डेरिवेटिव, दिस इज द अमोनिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है जो अमोनिया से जो कंपाउंड बन, NH3 अमोनिया है, वहां से एक हाइड्रोजन हटा के कोई जेड ग्रुप लगा दिया। अब जेड कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोल रहे हैं दिस इज द अमोनिया डेरिवेटिव। अब जेड के जगह पे अगर अपन NH2, जेड के जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया OH, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामाइन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलामाइन। अगर OH के जगह पे एक NH2 अगर अटैच कर दो तो इसका नाम है हाइड्रोजन। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपको याद रखना चाहिए। इसका नाम है हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोक्सिलामाइन। तो ये बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव और भी बहुत सारे होते हैं जो हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड एक चैप्टर है 12 में, उसको उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सब जो भी टॉपिक है जो आज का जो सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम, एक कार्बोनिल कंपाउंड का ही चैप्टर का इसके उसमें आता है, कार्बोनिल कंपाउंड में ही आता है, वहां पे भी दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन आइसोमेरिज्म है तो हम लोग सोचे कि दोनों साथ साथ हो जाए। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसका मैकेनिज्म है कि रिएक्शन किस तरह से होता है। इसमें बेसिकली रिएक्शन, तो अभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म चूंकि नहीं पढ़े हैं, बस आप हमें शॉर्टकट बता रहे हैं क्या कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिलामाइन में जो दो हाइड्रोजन, यहाँ से आप वाटर रिमूव करना। और रिएक्शन जो होता है कि एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है, यहाँ से रिमूवल ऑफ H2O निकाल दो। जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को इस नाइट्रोजन से जोड़ दो, सिस्टम बन सी डबल बॉन्ड। यहाँ से H2O निकाले थे, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच करा दे तो सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम बन गया। अब यहाँ पे इस कार्बन पे R1R2 लगा हुआ, R1R2 लगा हुआ, इस नाइट्रोजन के पास एक जेड ग्रुप है और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो हम लोग भी दिखा दिए, ठीक है। अब जो सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम है, देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम, अब ये जो सिस्टम है, क्या ये सिस्टम जो कंपाउंड है जीआई शो कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको हम लोग चेक करेंगे कि कब जीआई शो कर सकता है। तो वही इक्वेशन वही,
अब बताएं कि इसमें टर्मिनल एटम कौन सा है, तो टर्मिनल एटम एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन। रूल वही है। क्या इस नाइट्रोजन के दो ग्रुप डिफरेंट है? तो बिल्कुल है, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर को तो चेक करना है ग्रुप के जैसे। क्या इस कार्बन के पास दो अलग ग्रुप है? एक R1 है और एक R2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि इस टर्मिनल एटम पे भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, इस टर्मिनल एटम पे भी दो डिफरेंट ग्रुप हैं, इट विल शो GI शो। अब मान लो बहुत सारे कंपाउंड आपको दिए गए, तो उसमें बस क्या चेक करना है, आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि इस नाइट्रोजन के पास जब भी रिएक्शन होगा किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का, हाइड्रोक्सिल अमाइन या फिर किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जब रिएक्शन होगा, तो हमेशा नाइट्रोजन के पास दो डिफरेंट ग्रुप लगे रहे, हमेशा। बस कंफ्यूजन कहां से होगा कि इस कार्बन पे लगा हुआ ग्रुप उसको चेक करना हो। तो अगर वो R1 R2 है, अगर दोनों ग्रुप अलग अलग है तब वो जाके GI शो करेगा, अगर दोनों ग्रुप सेम आ गए तो GI शो नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कि जब इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ होता है तो बताओ वो GI शो करेगा या नहीं करेगा, और जब GI शो करेगा तो कितने कंपाउंड होंगे। ये भी ऐसे तरह से क्वेश्चन आते हैं 12 में। तो इसमें होगा क्या, तो हम लिखे इफ R1 नॉट इक्वल टू R2 देन GI विल हैव, तब जाकर GI शो। तो C डबल बॉन्ड N सिस्टम में अब हमें बेसिकली चेक क्या करना है कि ये तो कंफर्म है कि भाई नाइट्रोजन के पास दो डिफरेंट ग्रुप तो होगा ही। अब क्या चेक करना होगा, इस कार्बन के पास लगे हुए दो, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है देन इट विल शो GI, अगर नहीं डिफरेंट है तो इट विल नॉट शो GI, तब जाकर GI शो नहीं करेगा। अमोनिया डेरिवेटिव बहुत सारे होते हैं, अभी हम लोग बस एक को लेकर चलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन का केस तो हम लोग लेकर चलते हैं। इसका रिएक्शन और भी बहुत सारे हाइड्रोजन से भी होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड एक चैप्टर है उसमें हम लोग मान लें दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज द कीटोन का रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव जेड की जगह पे हम OH लेंगे। इसका नाम अभी हम लोग जस्ट बताएं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब इसका रिएक्शन है तो वही सेम सिचुएशन, यहां से H2O बाहर निकालेंगे, माइनस H2O बाहर निकालेंगे। अब C डबल बॉन्ड N को अटैच करेंगे, तो इस सिस्टम जो बनता है उस सिस्टम का नाम होता है ऑक्साइन। ये जो कंपाउंड जो बनता है C डबल बॉन्ड NOH, इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइन का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन। मतलब जब अगर कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्साइन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड NOH होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइन। अब मान लो ये ऑक्साइन जो है वो कब GI शो करेगा, जब वही के R1 R2 क्या होना चाहिए डिफरेंट, तब जाकर ये GI शो। एक और इंफॉर्मेशन क्या है कि इन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, हमने अभी बात किए थे पहले कि भाई C डबल बॉन्ड C के अगर एलोंग GI शो कर रहा है तो जब GI शो कर रहा है तो उसके दो फॉर्म होंगे सिस और ट्रांस। अब सिस और ट्रांस कब होते हैं, जब दो सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड हो तो उसको बोलते हैं सिस, अपोजिट साइड हो तो उसको बोलते हैं। अगर किसी भी सिस्टम में लोन पेयर आ जा रहा है और लोन पेयर एक ग्रुप के जैसा ट्रीट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कभी भी सिस ट्रांस यूज नहीं करते। So if lone pair behaves like group and participate in GI, then we never use cis and trans. तो हम लोग क्या करते हैं, we use syn and anti configuration, we use syn and anti। अब इस तरह के जो अगर GI शो कर रहा है तो इसके दो फॉर्म होंगे। अब दो फॉर्म सिस ट्रांस नहीं होंगे, सिन को हम लोग सिस ट्रांस नहीं बोलते, तो उसके लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज करते हैं, सिन और एंटी। अब इसको हम कब सिन बोलेंगे कब एंटी बोलेंगे तो हम लोग एक डिस्कस करेंगे, इसके बाद जब ज्योमेट्रिकल खत्म हो जाएगा तब। उसके लिए एक होता है इजेड नोमेनक्लेचर, इजेड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। बस अभी बस इतना इंफॉर्मेशन आप रखिए कि जब लोन पेयर अगर GI में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए जो नाम हम लोग रखते हैं सिस ट्रांस यूज न करके हम लोग क्या यूज करते हैं, सिन और एंटी। और सिन एंटी कब होता है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी तक इतने में हम लोगों को क्या समझे कि भाई जो भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड है
अगर उसका अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराए तो एक सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम बनेगा। सी डबल बॉन्ड एन के लोग हम लोग कैसे देखेंगे, तो इस नाइट्रोजन के पास तो 2 डिफरेंट ग्रुप ऑलरेडी रहेंगे, बस क्या देखना है कि इस कार्बन के पास लगे हुए 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब जाकर ये जीआईसो करेगा, अदरवाइज। जैसे एग्जांपल देखें, हमारे पास एक सिस्टम है दिया गया, एक कंपाउंड है। अब एक कंपाउंड पूछा गया कि क्या ये जीआईसो करेगा, तो अब इसको कैसे चेक करें। सेम सिचुएशन, आपको लोन पेयर नहीं दिखा के दिया रहेगा, आपको खुद सोचना होगा कि वहां लोन पेयर है या सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम है, तो इसी बात है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे टर्मिनल एटम देखो, नाइट्रोजन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप तो हमेशा होना नहीं। अब इस कार्बन के पास क्या इस कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, क्योंकि टर्मिनल एटम के लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इस कार्बन के पास भी लगे हुए 2 ग्रुप डिफरेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए जीआईसो करेगा। यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक एरिया होगा, सी डबल बॉन्ड। अब इस सिचुएशन में देखो, अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है, इसी तरह यहाँ पे लोन पेयर 2 डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे देखो CH3 दोनों सेम आ गया, तो इट विल नॉट शो जीआईसो नहीं करेगा, दोनों ऑक्सीजन ही है। क्लियर हुआ। अब जिस स्टार्टिंग मटेरियल जो आप लेंगे, अगर स्टार्टिंग मटेरियल अगर मान लें एसीटोन हुआ, एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है CH3COCH। अगर अपने पास एसीटोन स्टार्टिंग मटेरियल है और उसका रिएक्शन NH2H हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जो ऑक्साइन जो बनेगा उसका नाम क्या हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि एसीटोन स्टार्टिंग मटेरियल है, बना ऑक्साइन, तो इसका पूरा नाम हो जाता है एसीटोन ऑक्साइन। तो एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट पूछेगा क्या एसीटोन ऑक्साइन जीआईसो करेगा या नहीं। तो हम लोग एसीटोन ऑक्साइन में बस हमें क्या देखना है कि भाई एसीटोन जो बन रहा है क्या उस कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन लगेगा, तो इस कार्बन को डायरेक्ट देखना, अगर दोनों CH3 है सेम है मतलब है जीआईसो। एग्जाम्पल से 2 एग्जाम्पल हमने। अब क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकते हैं, बनता भी इस तरह का क्वेश्चन जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग एल्डिहाइड और कीटोन अपॉन ऑक्साइन फॉर्मेशन कैन शो जीआईसो। ये सब जितने भी एल्डिहाइड कीटोन जो आपको दिए गए हैं उसको क्या बोल रहा है कि इन सबको ऑक्साइन बनाए, है ना, कि इनका जब ऑक्साइन अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या ये जीआईसो कर सकते हैं, कौन जीआईसो करेगा कौन जीआईसो नहीं करेगा, इस तरह के क्वेश्चन दिया गया। एल्डिहाइड कीटोन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड का मतलब इस कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा क्या हाइड्रोजन। कीटोन का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, या तो सेम या फिर डिफरेंट। अब इस एल्डिहाइड और कीटोन में हमें चेक करना है कि कौन सा इनका ऑक्साइन अगर हम लोग बनाएंगे तो कौन सा ऑक्साइन जीआईसो करेगा, कौन सा ऑक्साइन जीआईसो नहीं करेगा। अब ऑक्साइन कैसे बनेगा, तो अंडरस्टूड है ऑक्साइन कैसे बनता है भाई, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन होता है, किसका रिएक्शन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, तो आपके पास दिए गए हैं। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा ऑक्साइन जीआईसो करेगा, तो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको बारी बारी से। देखिए फर्स्ट जो कंपाउंड जो दिया हुआ है वो है HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर जैसे है C डबल बॉन्ड O CH2, इस तरह का इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से क्वेश्चन बनता है। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। बोला गया कि क्या फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइन का फॉर्मेशन जब करेगा तो क्या ऑक्साइन बनने के बाद जीआईसो करेगा या नहीं करेगा। तो इसको पहले हम लोग ऑक्साइन बनाएंगे। ऑक्साइन कैसे बनेगा, जब रिएक्शन होगा किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन। इस क्वेश्चन दूसरे सेंटेंस में भी क्या पूछता है कि ये सब जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन देन हाउ मेनी ऑक्साइन विल बी। तो अगर वो ऑक्साइन जीआईसो कर रहा है तो 2 फॉर्म होगा, अगर जीआईसो नहीं कर रहा है तो 1। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो फॉर्मल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा भाई,
C डबल बोन एन, वही यहाँ से H2O बार, C डबल बोन एन, एक OH है और एक कोई लोन पेयर होगा। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास कौन कौन से ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो बताओ क्या ये GI करेगा? अब इधर तो दो डिफरेंट ग्रुप हैं लेकिन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या नहीं सकते, तो दिस विल नॉट शो, तो GI नहीं करेगा। तो हम बारी बारी सब रिएक्शन क्यों लिखे हैं, हमें बस क्या कंसेप्ट क्या समझ में आ गया कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसके कार्बन के पास, कार्बोनिल कार्बन के पास दो ग्रुप अगर डिफरेंट है तब वो जाकर GI शो करेगा। अच्छा GI शो करेगा तो कितने फॉर्म में होंगे, दो फॉर्म में, दोनों फॉर्म का नाम क्या होगा, एक सीन होगा दूसरा एंटी होगा। अब सीन और एंटी कब होंगे, किसको बोलते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको प्रायोरिटी रूल समझना आना चाहिए। तो EZ नोमेनक्लेचर एक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आप इसमें से सब बता देंगे कि कौन GI शो करेगा कौन नहीं करेगा? तो उसी तरह सेकेंड अब चेक करना है, तो सेकेंड में अब हम लोग रिएक्शन नहीं देखेंगे, हम लोग लॉजिक समझ लिए क्या है मतलब। अब जैसे सेकेंड CH3 CHO है, CH3 COH, या इसको दूसरे स्ट्रक्चर में इस तरह से बना CH3 CH डबल बॉन्ड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। अब बताओ यहाँ पे वही सिचुएशन होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन वाले के पास दो डिफरेंट ग्रुप होंगे लेकिन इस कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप है, तो हम लोग बोलेंगे कि एसिटल्डिहाइड शो GI अपॉन ऑक्साइड फॉर्मेशन, जब ये ऑक्साइड बनाओगे तब GI शो करेगा। इसी तरह से चेक करना रहता है कि कौन GI शो करेगा और कौन नहीं करेगा। अब क्वेश्चन में कैसे ये भी पूछा जा सकता है कि एसिटल्डिहाइड ऑक्साइड, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा पता है? कंपाउंड का नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइड। वो तो ऑक्साइड ही बनेगा, तो जो स्टार्टिंग मटेरियल इसके साथ अटैच है इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइड। एसिटल्डिहाइड से ऑक्साइड बनाएंगे तो ऑक्साइड जो बनेगा उसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। तो क्वेश्चन आएगा कि एसिटल्डिहाइड ऑक्साइड GI शो करता है या नहीं करता, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड ऑक्साइड आराम से बना देना, एसिटल्डिहाइड प्लस NH2H का रिएक्शन एसिटल्डिहाइड ऑक्साइड, फिर चेक कर लेना कौन GI शो कर रहा है कौन नहीं। थर्ड सिचुएशन क्या है कि इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन, दिस इज द एसीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या एसीटोन GI शो करेगा? तो इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप क्या है, सेम, से GI शो नहीं। जो ऑक्साइड जो बनेगा इसका नाम होगा एसीटोन ऑक्साइड। उसी तरह फोर्थ है CH3CH3 डबल बॉन्ड, इसका नाम है एसीटोफिनॉन। सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से इंट्रोडक्शन दिया है, इसका नाम है एसीटोफिनॉन। अब इसके इस कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप है, एक विल शो GI अपॉन ऑक्साइड फॉर्मेशन। फिफ्थ है CH3OOCH, इसका नाम है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन, तो बेंजोफिनॉन में कार्बन के पास दो पीएच है, पीएच का मतलब बेंजीन। अब यहाँ पे GI शो नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एसीटोफिनॉन ऑक्साइड कैन शो GI, तो GI शो कर सकता है। बेंजोफिनॉन ऑक्साइड GI शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बेंजोफिनॉन में दो पीएच सेम आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन नाम ध्यान में रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिक्स को उसी तरह से चेक कर सकते हैं। सिक्स में क्या है, दिस इज पेंटेनॉन, ठीक है। अभी पेंटेनॉन क्या, जब हम लोग ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या GI शो करेगा, तो उसको चेक करने के लिए फिर वो इसी तरह से इसका NH2OH का रिएक्शन होगा, फिर ऑक्साइड बनेगा, फिर इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड N OH और इधर यही तो होगा, है ना। तो अब इसका
कि कार्बन है और क्या है कंपाउंड यही शो करेगा। तो इधर तो दो ग्रुप डिफरेंट है, अब इधर ग्रुप दो डिफरेंट होंगे तो यही शो करेगा। तो चेक कर लो। अब रिंग के अलोंग कैसे देखते थे ग्रुप, हमने आपको बता दिए थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से, इधर भी चलेंगे इधर भी चलेंगे। फिर अगर ग्रुप अगर जहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आ जा रहा है तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ग्रुप जो है अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे। 6 में साइक्लोपेंटेनॉन में अगर ये ऑक्साइन का फॉर्मेशन करता है तो क्या वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, उसको हम लोग चेक करना था। तो हमें पता है कि जब साइक्लोपेंटेनॉन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एक ऑक्साइन का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज द C डबल बॉन्ड N और यहाँ OH और एक प्लस। हमें पता है कि इस नाइट्रोजन के पास जो दो ग्रुप लगे वो डिफरेंट है। अब हमें चेक करना है इस कार्बन के पास। तो रिंग में हम लोग कैसे ग्रुप चेक करते हैं, हम लोग दोनों तरफ से मूव करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कब तक मूव करते हैं, जब तक कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस न मिल जाए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब है कि जब इधर से चले और इधर से चले, अगर दोनों तरफ में कोई ग्रुप डिफरेंस मिल जा रहा है तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जब मिल जा रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इसके दोनों तरफ जो ग्रुप जो लगे हुए वो डिफरेंट। तो इधर क्लॉकवाइज अगर मूव करें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन और दो हाइड्रोजन और CH2, यहाँ पे भी CH2, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आगे बढ़े CH2, इधर से बढ़े CH2, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर दोनों आपस में मिल गए। मतलब इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बाद कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब इस कार्बन पे लगे हुए जो दो ग्रुप हैं वो सेम है, डिफरेंस नहीं है, सेम है, तब इसके अलोंग जीआई शो नहीं करेगा, है ना। टर्मिनल एटम पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए तभी वो जीआई शो करेगा। सेम सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दिस इज द साइक्लोपेंटेनॉन बस साइड बड़ा हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉन। इसमें वे भी दोनों तरफ मूवमेंट में ग्रुप सेम आएगा तो भी जीआई शो नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में बात करें 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। अब इसमें यहाँ पे भी बस एक कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखो कैसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। CH2 CH2 सेम, आगे बढ़े। फिर C इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, CH3 है, यहाँ मूव किए तो यहाँ पे CH2 मिल गया, तो यहाँ पे CH2 मिल रहा है, यहाँ पे CH3 मिल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं से मिलेगी। तब हम लोग बोलेंगे कि इस कार्बन पे लगा हुआ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तब इसके अलोंग जीआई शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 जो है ये आपको करना है, आपको ये बताना है क्या ये जो कंपाउंड है अगर ऑक्साइन फॉर्मेशन करेगा तो क्या कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, आपको चेक कर बताना है। अब ये इसका हिंट क्या है कि अब एक कंपाउंड में एक कोई कंपाउंड है, उसमें किसी के भी अलोंग अगर जीआई शो कर रहा है, कोई भी सिस्टम के अलोंग अगर जीआई शो कर रहा है तो पूरा कंपाउंड जीआई शो करेगा। तो इसमें अगर मान लो C डबल बॉन्ड N सिस्टम है, क्या होगा, एक रिंग का भी सिस्टम है, तो आपको चेक करना है कि क्या कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं कर रहा। हो सकता है रिंग के अलोंग कर रहा हो, इसके अलोंग ना करे, हो सकता है इसके अलोंग कर रहा हो रिंग के अलोंग ना करे, तो आपको चेक करके बताना। तो आज तक इतना ही हम लोग रखते हैं। हम लोग आज जो पढ़े हैं, पहले जो पढ़े तो C डबल बॉन्ड C के अलोंग पढ़ लिए थे, फिर रिंग के अलोंग पढ़े, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से कैसे जीआई देखते हैं। फिर क्या पढ़े कि एक क्यूमुलिन सिस्टम जो है, क्यूमुलिन सिस्टम के अलोंग जीआई कैसे शो करता है उसको देख लिए। फिर आज जो पढ़े C डबल बॉन्ड सिस्टम के अलोंग कैसे जीआई शो करता है। अब जो दो सिस्टम जो बच गए हैं, एक है N डबल बॉन्ड N और एक है O डबल बॉन्ड O, इसके अलोंग कैसे जीआई शो करता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और पूरे के पूरे जीआई शो जिस कैटेगरी के अलोंग जो करता है सब हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मान लो कोई बड़ा सा कंपाउंड है, उसमें कैसे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तक इतना ही है। और फिर एक और इंफॉर्मेशन आप देख लें, एक होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर, हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, हमने आपको बताया था एक स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया और स्टीरियोजेनिक सेंटर में क्या फर्क है। स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड का ऐसा पार्ट
या ऐसा एरिया जिसके अलोंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सके, या तो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा हो या फिर ऑप्टिकल, तब उस एरिया को बोलते हैं स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियो सेंटर क्या होता है कि ऐसा सेंटर, अब सेंटर के पास एटम हो या एटम हम लोग बोलते हैं तो सेंटर और एटम, ऐसा सेंटर है एटम जिस पे लगा हुआ जो ग्रुप है उसको अगर इंटरचेंज करने के बाद अगर एक नया स्टीरियो आइसोमेरिज्म बन जा रहा है तब उस सेंटर को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। ओके, तो द सेंटर और एटम इन विच टू ग्रुप्स आर इंटरचेंज एंड न्यू स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑब्टेन्ड इन द सेंटर और एटम आर नोन एज स्टीरियो सेंटर। एग्जाम्पल के बेसिस पर देखिए, क्योंकि हम लोग अभी कायरल नहीं पढ़े हैं, कायरलिटी में भी एक स्टीरियो सेंटर आएगा वो हम लोग ऑप्टिकल में पढ़ेंगे। देखिए एक सिस्टम जैसे इसके अलोंग स्टीरियो जेनिक एरिया कितने हैं, क्या जीआई शो करेगा तो शो जीआई, अगर जीआई शो कर रहा है टर्मिनल एटम पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे स्टीरियो जेनिक एरिया कितना है 1, कौन सा है ये, हमें पता करना है कि स्टीरियो सेंटर कितना है। तो स्टीरियो सेंटर को देखने के लिए अब इसमें सेंटर हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा ऐसा सेंटर है, तो डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई शो कर रहा है तो ये एक सेंटर और एक दूसरा सेंटर है। अब इस सेंटर के अलोंग हमें देखना है, क्या इस सेंटर को फिक्स कर दे, इसको सेलेक्ट करें, इस सेंटर के अलोंग इस सेंटर पे दो ग्रुप लगा हुआ है, अगर दोनों ग्रुप को इंटरचेंज कर दे, हाइड्रोजन को नीचे और CH3 को ऊपर कर दें तो क्या एक नया स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनेगा क्या। तो चलो हम लोग देखते हैं, C डबल बॉन्ड C CH3, आपने क्या किया कि इस सेंटर के अलोंग ऊपर CH3 को भेज दिए और नीचे H को, ये जो फॉर्म वो सिस फॉर्म है जो बन जा रहा है वो कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म, एक नया स्टीरियो आइसोमेरिज्म बन गया। तो इस सेंटर जो है उस सेंटर पे लगा हुआ जो दो ग्रुप था उसको इंटरचेंज करने से एक नया स्टीरियो आइसोमेरिज्म बन जा रहा है, तो वैसे सेंटर को बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर स्टीरियो। अब ऐसा सिचुएशन इस सेंटर के साथ भी हो सकता है, उसको फिक्स करके हम इसको भी इंटरचेंज करें तो वो भी ट्रांस देगा, तब हम लोग बोलेंगे कि इस कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हो जाएगा, एक और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर हुआ बात। दूसरा एग्जांपल देखिए क्यूमुलिन है, तो क्यूमुलिन में हमने आपको बताया था कि ऑड क्यूमुलिन कैंसर दिए, इसका स्टीरियोजेनिक एरिया 1 होगा, होल सिस्टम में स्टीरियोजेनिक एरिया। अब इसमें बात करते हैं कि सेंटर हमें देखना है, तो इस स्टीरियोजेनिक एरिया में टर्मिनल एटम चाहिए क्या, अब उस सेंटर को फिक्स करके इस सेंटर वाला जो ग्रुप है उसको इंटरचेंज करके देखो, तो इंटरचेंज करोगे हाइड्रोजन नीचे CH3 ऊपर तो ट्रांसफॉर्म देगा चूंकि सिस फॉर्म है। अभी सेंटर के भी ग्रुप को इंटरचेंज करके देखो तो भी ट्रांसफर देगा, तो हम लोग बोलेंगे इसमें भी स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है 2, स्टीरियोजेनिक एरिया कितना है 1, क्योंकि होल सिस्टम इज स्टीरियोजेनिक एरिया। तो स्टीरियोजेनिक एरिया बस क्या है कि स्टीरियोजेनिक एरिया और स्टीरियोजेनिक सेंटर में डिफरेंस क्या है कि स्टीरियोजेनिक एरिया में एरिया को देखते हैं कि किस पार्ट के वजह से या किस एरिया की वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है कि उस एरिया में जो सेंटर है ना, तो उस सेंटर पे जो लगा हुआ जो ग्रुप है उसको अगर इंटरचेंज करने से अगर चेंज हो जा रहा है तो वो सेंटर एक स्टीरियो सेंटर कहा जाएगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस पे और हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ऑप्टिकल पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर का भी कंसेप्ट आता है, तो कायरल सेंटर से भी स्टीरियो सेंटर डिफाइन होते हैं, है ना। तो ये हम लोग ऑप्टिकल नहीं पढ़े हैं, इसको हम लोग लास्ट में डील करते हैं, लास्ट में क्लियर होगा। सेंटर का मतलब है सेंटर के अलोंग ग्रुप को इंटरचेंज करने से नया स्टीरियो आइसोमेरिज्म बन जा रहा है, तो दैट इज स्टीरियो सेंटर। इस एरिया के अलोंग अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है दैट इज स्टीरियोजेनिक एरिया। आज तक हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और जो भी जो क्वेश्चन जो कराया जा रहा है उसको आप बिना देखे करने की कोशिश करें, ये समझने का कोशिश करें क्या वो कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, सभी सिस्टम के अलोंग देखने का कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाद में फिर हम लोग 12 में जितने भी ऑर्गेनिक आएंगे सब में सब कंसेप्ट आएगा, वहां पे हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, आपको फिर सोचना पड़ेगा। इसलिए अभी जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सबको आप खुद से ट्राई करें कि हमें जीआई कैसे देखना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में जीआई आपको टोटल डिस्कस हो जाएगा जितना भी होगा, और जो भी जो क्वेश्चन आएंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई,
तो ये सब आपको नहीं पता रहेगा तो आप जीआई के बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। थैंक यू।